और फिर रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो बता दे, अदरवाइज हम स्टार्ट करें। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सबको? यस सर। यस सर। ठीक है तो। अच्छा, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? सर नेचर ऑफ सब्सटेंस पे थे हम लोग वेपर प्रेशर के बाद। ओके ओके, ठीक है। हमने फर्स्ट फैक्टर किया था, हम बेसिकली कर रहे थे कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा वेपर प्रेशर। तो उसमें से फर्स्ट फैक्टर हमने आई थिंक कर लिया था, दैट इज नेचर ऑफ जो हमारा नेचर ऑफ था। हाँ, नेचर ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक सब्सटेंस। है। या सेकंड इसमें पॉइंट करो एक। नेचर ऑफ सब्सटेंस में मैंने वो चीज तो बताई दी ही। हाँ, सेकंड इसी में पॉइंट लिखो, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हमारा जो वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है? देखो भाई, देखो कल ही हमने डिस्कशन किया, सॉरी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। तो आई होप तुम्हें वो डेफिनेशन याद हो। तो उसमें बेसिकली हमने क्या बोला था कि एक कंटेनर में लिक्विड वो वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे H2O लिक्विड है, अगर वो H2O गैस में चेंज हो, H2O वेपर बोल लो या गैस बोल लो, बात एक ही है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है, इस इक्विलिब्रियम पे जो हमारा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है वाटर का, दैट इज वेपर प्रेशर। तो अब यस तुम्हें अगर सर। थोड़ा सा याद हो, अच्छा एक चीज और, इट इज है, ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ना। एंडोथर्मिक। लिक्विड से यस तुम सर। गैस भेज रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो अब मेरे को ये बताओ, तुमने अगर थोड़ा बहुत अगर तुमने याद हो तो तुमने उसके बारे में सुना होगा, केसी केपी के बारे में सुना है थोड़ा? यस जो सर। हमारा वो यस चैप्टर सर। था केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में यस सर। केसी और केपी को डिफाइन करते थे। यस तो सर। अगर मैं केसी इक्विलिब्रियम लिखता था तो कांस्टेंट। केसी कैसे, केसी, हाँ, केसी कैसे लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, सर इस तरह यस से, सर। इस तरह से केसी को डिफाइन करते थे। ठीक है, और केपी को कैसे डिफाइन करते थे भाई? केपी को डिफाइन करते थे प्रेशर ऑफ H2O गैस। ठीक है, अब मेरे को, और इसमें हम लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को वन ही मान लेते थे, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा बहुत। यस तो सर। सॉलिड और लिक्विड को वन मान यस लेते थे सर। हम, तो इसमें इसको भी हटा सकते हैं हम, तो अल्टीमेटली यही चीज होती है। और केपी जो होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये तो गैस है ही नहीं, तो इसका पार्शियल प्रेशर तो होगा ही नहीं। अब अगर तुम्हें ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस है, यही तो हमारा वेपर प्रेशर है भाई। इक्विलिब्रियम पे जो भी पार्शियल प्रेशर ये H2O गैस अप्लाई कर रहा है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो मैं ये यस बोल सर। सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इज वेपर प्रेशर। तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर इक्वल्स टू केपी होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। अल्टीमेटली वेपर प्रेशर इक्वल्स टू केपी होगा। तो अगर तुम्हें याद हो, केमिकल इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चलो तब तो हो ही जाएगा, बट अगर तुम्हें याद हो, जो केपी होता है या केसी होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। याद है? इट यस डिपेंड्स सर। ओनली ऑन यस टेम्परेचर। सर। तो अगर केपी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली केपी अगर वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर टेम्परेचर। पे डिपेंड करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एज केपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, यहाँ पे ओनली डिपेंड्स अपॉन एज केपी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, so vapor pressure is also
कैसी मर्जी शेप का हो, ठीक है, जितना मर्जी उसका वॉल्यूम हो, और इनिशियली हम कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर लें, इनिशियली हम मतलब वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड, जिस भी लिक्विड का हम वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियली हम उसका कितना भी अमाउंट लें, इन चीजों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज वेपर प्रेशर इक्वल्स टू केपी एंड केपी इज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट ये बात जरूर याद रहे कि फर्स्ट पॉइंट भी याद रहे कि वो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। इन सब विद रिस्पेक्ट, इन सब चीजों के कंपैरेटिवली अगर बात करूं, ये जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, इन सब चीजों पे वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, बोलो। यस सर। और टेम्परेचर इंक्रीज Yes, करने sir. पे होगा क्या, देखो, और दूसरी चीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होगा क्या, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केपी क्या होता था, बढ़ता था या कम होता था, बढ़ता था. बढ़ता था। बढ़ता था। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केपी बढ़ता था, तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इस बात पे ध्यान, बढ़ेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केपी बढ़ता था, तो वेपर प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो, ठीक है भाई। यस सर। यस। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इस बात को क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। लिख लो इसको यहाँ तक, फिर जल्दी से नो लिख लो सर। इसको यहाँ तक, लिख लो यहाँ तक, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। एंड एक चीज और, कि ये वेपर प्रेशर के साथ डिपेंड कैसे करता है, वो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो हम बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम में भी वो फॉर्मूला देखते हैं एक बार, और थर्मोडायनेमिक्स में भी देखते हैं। इस तरह से फॉर्मूला वो जस्ट अभी रट लो तुम, लॉग Vp2 अपॉन Vp1 इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303। उसमें हम अच्छे से डिफाइन करते हैं फॉर्मूला कैसे आता है, बट अभी जस्ट फॉर्मूला तुम याद कर लो, और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। ये बेसिकली अगर मेरे को अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूँ। मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हें वेपर प्रेशर की वैल्यू पता है, दूसरे टेम्परेचर पे चाहिए, तो तुम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। मान लो टी टेम्परेचर में T1 से T2 लेके गया, मान लो 200 केल्विन से मैं 300 केल्विन पे ले गया टेम्परेचर, तो दिस इज T1, दिस इज T2, और मेरे को T1 पे वेपर प्रेशर पता है, तो मैं Vp2 निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, अगर मेरे को डेल्टा एच वेपराइजेशन पता है, ठीक है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, वो तो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, बाकी आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत पता ही होगा उनके बाद, ठीक है। यस सर। चलो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज जस्ट नोट डाल के लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का एक अलग नाम भी होता है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर वाटर, ठीक है, उसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यस सर। यस। ठीक है भाई, ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन, अच्छा इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कि मान लो कंटेनर, मान लो इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया, जस्ट इतना सा पानी लिया, मान लो 1 ग्राम वाटर लिया,
और एक इतना ही कंटेनर है, मान लो सेम साइज का, और इसमें मैंने इतना सारा पानी ले लिया, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम कैसे हो गया? मान लो इसमें 20 ग्राम वाटर ले लिया, सर तो वेपर थोड़ा सा प्रेशर हैरान साइज हैरान करने साइज पे वाला नहीं डिपेंड, लगता? सर साइज पे डिपेंड नहीं करता कंटेनर के हाँ वो अकॉर्डिंग। कर हाँ करता नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो हमें पता चल गया, एग्जैक्ट पता चल गया कि साइज पे नहीं करता, शेप पे नहीं करता, कितना नहीं। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि सोच के देखो कि इतना सा पानी इतना बड़ा कंटेनर, इतना सा पानी उतना ही कंटेनर, तो कैसे सेम हो सकता है इनका वेपर प्रेशर? सो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लगती इसमें सोचने में? और एक यस वो और भी अगर, हाँ तो कैसे सेम हो सकता है, कोई बता सकता है कि ऐसा, मतलब कोई भी अलग तरीके का कुछ ले लूं, वेपर प्रेशर सेम ही आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ वो मैथमेटिक वाइज तो हमें समझ आ गया कि इज इक्वल टू केपी एंड केपी डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, बट ऐसे सोच के थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लगती? देखो ध्यान से, देखो भाई इस केस में, अच्छा इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक कंटेनर है, उसमें मैंने ऐसे पानी डाला है, और फिर इसने वेपर बना दिया, और फिर उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, और वेपर प्रेशर हमने डिफाइन कर दिया। मान लो इसी कंटेनर को मैं साइज बढ़ा के इतना कर दूं, तो जब मैं कंटेनर का साइज बढ़ा दूंगा तो होगा क्या? जितना अमाउंट ऑफ वाटर पहले वेपर बन रहा था, क्या उसका ज्यादा अमाउंट बन सकता है ना वेपर, क्योंकि उसको स्पेस ज्यादा मिल गई वेपर बनने के लिए। यस सर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम तो अभी भी स्टेब्लिश हो जाएगा, बट अभी जितना लिक्विड यहाँ पे वेपर बन रहा था उससे ज्यादा बन सकता है। मान लो मैं और ज्यादा कंटेनर बड़ा कर दूं, तो अब क्या होगा? और ज्यादा लिक्विड वेपर बन जाएगा। और यस अगर मान सर लो बड़ कंटेनर का साइज बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ, तो एक एक टाइम ऐसा आएगा ना जब लिक्विड खत्म ही हो जाएगा। यस सर Yes, sir. एक टाइम ऐसा, Yes, sir. और उससे ऊपर फिर बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ बढ़ाता जाओ, तो लिक्विड बचेगा नहीं, सिर्फ वेपर ही वेपर बचेगा, लिक्विड का नामो निशान ही नहीं होगा। तो उस टाइम पे भी वेपर प्रेशर सेम रहेगा क्या? ये सोचने वाला पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। वेपर प्रेशर नो डाउट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तुम जो मर्जी करते जाओ कंटेनर वटेनर के साथ, जैसे मर्जी कुछ भी करते जाओ, अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी कम कर लो, किसी पे डिपेंड नहीं करता। बट देखो समझने की कोशिश करो, जब तुम इतने बड़े कंटेनर में थोड़ा सा एक दो बूंद पानी लोगे, और उतने ही बड़े कंटेनर में बहुत ज्यादा पानी ले लोगे, तो फर्क क्या आएगा? देखो जब इतना बड़ा कंटेनर थोड़ा सा पानी होगा, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड नहीं बन जाएगा, पूरा का पूरा वेपर नहीं बन जाएगा एकदम से। यस Yes. सर Yes, sir. तो जब पूरा का पूरा ये वेपर बन जाएगा, तो क्या ये कंडेंस करेगा? ये तो कंडेंसेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम में जब थोड़े से वेपर होंगे तो ये थोड़ी कंडेंस करेंगे। नहीं सर Yes, sir. इतने बड़े वॉल्यूम में जब थोड़े, तो ये कंडेंस नहीं करेंगे, तो जब ये कंडेंस नहीं करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी नहीं। तो यस रिएक्शन जब सर बैकवर्ड ही नहीं आएगी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं एस्टेब्लिश होगा। और जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक हम वेपर प्रेशर को डिफाइन ही नहीं कर सकते, यस सर तब तक हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर ही नहीं सकते। सो जब हम कंटेनर बहुत बड़ा हो थोड़ा सा पानी लेंगे, तो ऑब्वियसली हम वेपर प्रेशर को डिफाइन ही नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट। तो फिर सेम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। यस सर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तब तो वेपर प्रेशर सेम ही आने वाला है, तुम जैसे मर्जी कंडीशन अप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, इट इज ए डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम, इट ऑलवेज गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं, अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता जा रहा है। ठीक है, यस सर तो अगर ऑब्वियसली हम कंटेनर को बहुत ज्यादा छोटा कर दें और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सके, तो फिर रिएक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। देन फिर वेपर प्रेशर हम ऑब्वियसली देखेंगे कि सेम ही आएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर तो अगर तुम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अर्थ में पानी पड़ा है, कहीं भी रिवर्स में है, लेक्स में है, तो पानी पड़ा है, तो उस पानी को भी अगर तुम देखोगे तो उसका भी वेपर प्रेशर सेम ही होगा। जो अगर हम छोटे से कंटेनर, मैं अब अर्थ को एज अ कंटेनर मान के चल रहा हूँ, मान लो, तो अब कंटेनर के साइज पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एक यस लेक सर में कोई पानी पड़ा है, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो उसका भी वेपर प्रेशर सेम ही होगा। बट उसका जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलवेज डिस्टर्ब्ड स्टेट में है, वो हमेशा क्या हो रहा है,
बनता जा रहा है, लिक्विड बनता जा रहा है, ठीक है, सॉरी, लिक्विड से वेपर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो रहा। फिर एकदम से क्या हो रहा है, जब वेपर का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लो हमारे आसमान में, तो फिर क्या हो जाता है, कुछ टाइम पर कंडेंसेशन, जैसे बारिश हो जाती है तो वो कंडेंसेशन हो जाती है। तो जहां तो कंडेंसेशन हो रही होती है या वेपराइजेशन हो रही होती है, तो वो इक्विलिब्रियम ऑलवेज डिस्टर्ब्ड रहता है। जब तक पूरी तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, तभी हम एक कंटेनर का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां पे ही प्रॉपरली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो पाता है, जिस वजह से फिर हम ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर होगी ये कहानी? यस सर। Yes, sir. चलो, Yes. इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी बच्चों को, मैं चलो बता देता हूँ इस चीज को एक बार। चलो एक सर क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ बोलो। सर इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर टाइप में ला सकते हैं, ओपन में नहीं ला सकते। ओपन में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो सोचो ना, बहुत मुश्किल, ओपन में तो लाना ही नहीं, हाँ ओपन में लाना तो बहुत मुश्किल है, ओपन में कैसे ले आओगे, ओपन तो फिर मतलब वो सराउंडिंग ओपन हो गया। क्लोज होना चाहिए। हाँ, हाँ ऑब्वियसली जब वो ओपन ही हो गया तो वो तो अर्थ के साथ कनेक्टेड हो गया ना, पूरा एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड हो गया, तो हमारे वेपर बाहर चले जाएंगे। वेपर जब बाहर चले गए, वो तो अर्थ में जो पूरा वेपर्स है इस वक्त पड़े, तो उसी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना तो वो वही वही चीज हो जाएगी ना, गलत हो जाएगी। समझ आएगी बात? यस यस सर। सर। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी पड़ा है, फिर इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, इसी कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है। इसका कुछ टेम्परेचर है, मान लो कोई टी केल्विन टेम्परेचर है, कुछ भी टेम्परेचर है मान लो, ठीक है। हमें जो टी टोटल गिवन है, मतलब टोटल प्रेशर है जो इनसाइड दिस कंटेनर, दैट इज 800 mm ऑफ Hg, एंड जो मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ H2O है, H2O लिक्विड, वो मान लो है 200 mm ऑफ Hg, ये गिवन है मेरे को। अब करना क्या है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिटर्मिन T total if this container is connected to another evacuated container, evacuated मतलब बिल्कुल खाली, to another evacuated container of capacity 4 liter at constant temperature। क्वेश्चन को समझो, ये कंटेनर रहा, इसमें इतना पानी है, पानी का वेपर प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है इनसाइड दिस कंटेनर, कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है, इसका टेम्परेचर कुछ है, टेम्परेचर को मैंने चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट रहने दिया है। उसने बोला कि अगर इस कंटेनर को कनेक्ट कर दिया जाए किसी खाली कंटेनर के साथ जिसकी कैपेसिटी 4 लीटर है, अच्छा इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है दैट इज 2 लीटर, इस वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। एक सेकंड रुको, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर, ठीक है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, और मैंने अगर इस कंटेनर को कनेक्ट कर दूं 4 लीटर कंटेनर के साथ सेम टेम्परेचर पे, तो बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा। अच्छा, हो सकता है ये क्वेश्चन तुम ना कर पाओ, क्योंकि गैसियस स्टेट वाले चैप्टर का यूज होगा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, जो कर पाता है ठीक है, नहीं कर पाता तो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है।
सर पी टोटल तो इसमें दे रखा है। हाँ बट कनेक्ट करने के बाद कितना होगा, सेम नहीं ना होगा, कुछ चेंज हो सकता है ना। ओके ओके ये तो ओके। फर्स्ट इस कंटेनर के हिसाब से। हुआ किसी का थोड़ा बहुत? 266.6। 266.6 नहीं 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 नहीं, देखो एक बार थोड़ा उससे कनेक्टेड था, इसकी शायद दिक्कत आई हुई है, तो चलो फिर भी देखते हैं एक बार। सर 400। हाँ 400 सही आंसर है। फोर हंड्रेड सही आंसर है। देखो भाई क्या सीन है, देखो ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे इस कंटेनर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टोटल प्रेशर 800 mm ऑफ Hg है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो दे रखा है दैट इज 200 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे इस कंटेनर में था क्या, ऑब्वियसली ये वाटर था तो ये वेपर प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, उस वजह से कोई वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर हमें गिवन था। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है कि एट इक्विलिब्रियम ये जो वेपर वाटर के अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज वेपर प्रेशर। बट साथ ही इसमें नाइट्रोजन गैस भी है, तो अगर मैं नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालना चाहता हूँ इस कंटेनर में तो वो कैसे आएगा, जितना भी 800 टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज 800, उसमें से अगर मैं वाटर का माइनस कर दूं दैट इज, तो मेरे पास नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर आ जाएगा 600 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है इसको देखो। जब मैंने इस कंटेनर को कनेक्ट कर दिया, एक मान लो 4 लीटर कंटेनर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 4 लीटर वाले, तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर कनेक्शन, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 6 आफ्टर लीटर। कनेक्शन? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 6 लीटर। अब जब वॉल्यूम 6 लीटर हो जाएगा तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना भाई, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा तो चेंज होगा क्या, नाइट्रोजन का प्रेशर जरूर चेंज होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर जरूर चेंज होगा। अब ये तुम चीज पढ़ते हो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में,
वहां पे एक चीज पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि भी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम वॉल्यूम को ऑब्वियसली चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम को डबल कर देता हूं तो प्रेशर हाफ हो जाता है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने पे प्रेशर कम होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगना था क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर था। और बॉयल्स लॉ के लिए हम बोलते हैं भी पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और हम बोलते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक यस है, सर। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, सिंपल सी ये चीज है। तो इस चीज का यूज करके हम फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का कितना होगा। तो पहले जो प्रेशर है नाइट्रो सॉरी पहले जो प्रेशर है इसका नाइट्रोजन का वो कितना है 600। और पहले वॉल्यूम कितना था 2 लीटर्स। टू और बाद में जो इसका प्रेशर है वो हमें निकालना है, दैट इज P2, और बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 लीटर। तो यहाँ से जो P2 निकालोगे वो कितना आ जाएगा 200। यस सर। तो ये 200 क्या है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ये 200 क्या है भाई, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर कनेक्शन। वेपर प्रेशर तो चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट नाइट्रोजन का चेंज हो गया, वो इतना हो गया। अब अगर तुम टोटल प्रेशर निकालोगे, टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहते हो तो नाइट्रोजन का अब हो चुका है 200, और वेपर प्रेशर पहले भी 200 था, अब भी 200 रहेगा, इसलिए टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई 400 mm ऑफ H। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली वो यूज होना था, और थोड़ा बहुत होगा वो पुरानी चीजें यूज, पर चलो कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे हम कर लेंगे। और थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि 11th में तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होना था, सिंपल था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलो लिख लो इसको, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को लिख लो। सर आज मथुरा वालों की क्लास नहीं है? क्या हुआ? सर आज मथुरा वालों की मथुरा वालों की क्लास क्लास मथुरा वालों की है, बट हाँ है, बट पता नहीं कहाँ चले गए। सर अभी तो वैभव था सर। क्लास तो है उनकी भी, हाँ वैभव तो था, पता नहीं कहाँ गया। तनिष्क है, वैभव पता नहीं कहाँ चला गया, और रोहित भी था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने पे ध्यान दो। क्लासेस जो भी मिस कर रहा है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान उसको होगा, पहले बता दो, बाकी चीजें बाद में आती है। लिख लिया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है चलो। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरीज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरीज लॉ। अब ये क्या चीज है देखो, हेनरीज लॉ जो है, बेसिकली समझो, ये लॉ जो है ये अप्लाई होता है जब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। कब लगेगा ये? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो ये लगेगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।
वहां पे ये लो लगता है। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, गैसेस, सोल्यूट क्या है, गैसेस, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बेसिकली मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में हमने लिक्विड सॉल्यूशन को ही अच्छे से पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन को। तो लिक्विड सॉल्यूशन की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज गैस इन लिक्विड, उसको हम बेसिकली इस लॉ में स्टडी करेंगे, गैस इन लिक्विड वाले पार्ट को। ओके, यस तो सर। इस चीज को हमें स्टडी करना है अच्छे से। हाँ, तो इसमें अगर देखें तो गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, गैस और लिक्विड सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बना देंगी, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, इस वाली रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है, वो चलो डेल्टा एच छोड़ो, ये वाली रिएक्शन जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। ये वाली रिएक्शन जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों होती है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मान लो एक बीकर है, उसमें कोई लिक्विड रखा है, इसमें मैंने गैस को डिसॉल्व किया, तो गैस के मॉलिक्यूल जब बेसिकली यहाँ पे आके डिसॉल्व होंगे तो होगा क्या, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगी, मतलब ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करेंगे, मतलब एक तरीके से मान लो कि बॉन्ड फॉर्म करेंगे या नई इंटरेक्शंस फॉर्म होंगी आपस में। यस तो सर। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नया बॉन्ड फॉर्म होता है या नई काइंड ऑफ इंटरेक्शंस फॉर्म होती हैं, तब एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जब भी किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है या किसी इंटरेक्शन को ब्रेक करना होता है, तो तब एनर्जी हमें देनी पड़ती है, बट जब नई फॉर्म होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये गैस के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शंस, बॉन्ड एक तरीके से फॉर्म करेंगे, जिस वजह से ये वाली रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब ये एक्सोथर्मिक मैं क्यों बताना चाहता था, अब तुम्हें एक चीज पता होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है पता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड रहती है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। बैकवर्ड आती है, फॉरवर्ड कहाँ चलेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड आती है। डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये याद रखना। किसी भी गैस को जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी, और उसका रीजन मैंने बता दिया। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड जाती है, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड आती है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases, जैसे लिख लो, equilibrium will shift in backward direction, equilibrium will shift in backward direction, backward direction. So solubility of gases, so solubility of gases in liquid decreases. तो बाय द वे अभी तक हेनरीज लॉ स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हेनरीज लॉ आया नहीं है अभी, ठीक है। तो Yes, देखो, sir. इस बात को भी रट लो, क्योंकि ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं इस चीज को, कि अब ये ऐसा क्यों होता है, ये हम अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो चीज वहां पे डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। अभी जैसे इतना याद रख लो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड आती है और एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड जाती है। तो सिंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाती है बैकवर्ड, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो लिक्विड सोल्यूशन नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड जाने पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे सोल्यूशन में से, जिस वजह से ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? No, sir. वेरी गुड। अब आ जाते हैं हेनरी लॉ पे। हेनरीज लॉ क्या है, देखो हेनरीज लॉ बेसिकली क्या है, हायर द
higher the partial pressure, higher the partial pressure of gas, higher will be the solubility of gas in liquid solvent, in liquid solvent। ध्यान से देखो, जितना पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे बीकर है कोई और यहाँ पे वो लिक्विड है जिसमें गैस को डिजोल्व करना है। यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई गैस है, जैसे मान लो CO2 गैस है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई लिक्विड है जैसे वाटर ही है मान लो। तो मान लो वाटर में मेरे को डिजोल्व करनी है, वाटर में मेरे को CO2 गैस डिजोल्व करनी है। तो जितना मैं यहाँ से ऊपर से पिस्टन से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं नीचे, जितना मैंने पिस्टन को नीचे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो Yes, sir. जितना यहाँ पे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा उतनी इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। सोच के भी देखो, ऐसा ऑब्वियसली फील भी हो रहा है कि ऐसा होगा। जब कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2 गैस डिजोल्व की जाती है तो वो बहुत हाई प्रेशर में डिजोल्व की जाती है, ऐसे वो Yes, खुद sir. से अपने आप डिजोल्व नहीं हो जाएगी, उसको बहुत हाई प्रेशर में इस तरह से डिजोल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। तो वहां से ऊपर से बाहर प्रेशर अप्लाई ज्यादा किया जाता है, जिस वजह से इनका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो, जिस वजह से ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा सकें या डिजोल्व हो सके। ठीक है, तो बेसिकली हेनरीज लॉ सिंपल सी बात ये कहता है कि जितना पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा होगा उतना बेसिकली सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी गैस की इन लिक्विड। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. तो यहाँ पे सिंपल सी क्या बोले कि अगर पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of Solubility gas, of gas. gas in liquid, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ये ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा इतना लिख लो, फिर आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ इस चीज को। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इतना यहाँ तक लिख लो। Sir, लिख हो लिया. जाए तो हैंड रेज कर देना। सबने लिख लिया? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। सो अब देखो ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, एक मिनट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इसको हम बेसिकली अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से है तो सोल्यूशन ना, और सोल्यूशन के लिए हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे कि Yes, मोलैरिटी, sir. मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो बेसिकली इसको अलग अलग टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी के साथ डिफाइन कर सकते हैं, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, बट इस केस में अगर मैं सिर्फ हेनरीज लॉ के लिए बोलूं तो जनरली इसमें मोल फ्रैक्शन ज्यादा यूज की जाती है। क्वेश्चंस वगैरह में भी मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट जरूरी नहीं है कि मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। पर जनरली मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ज्यादा किया होता है, क्वेश्चन भी ज्यादा मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्शियल गैस ऑफ गैस को यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, उसको एज ए सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर दिया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी एक तरीके से मतलब तो यही है ना कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन सॉल्वेंट, बात तो वही है। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली फिर हम प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर यहाँ से हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज Okay. KH। ठीक है, और इनटू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, और ये जो KH है इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और इसके यूनिट क्या होंगे अभी ध्यान से देखो, इसके यूनिट एटमॉस्फेयर होंगे ना, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट वी आर यूजिंग। बट इस केस में मोल फ्रैक्शन के तो कोई यूनिट होते नहीं, तो KH बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल आ गया। तो इस केस में इसके यूनिट क्या हो जाएंगे,
एटीएम। बस बट मान लो अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह पे मोलैरिटी यूज कर लूं, ठीक है, तो फिर इस केस में केएच के यूनिट क्या होंगे भाई, बोलो। एटमोस्फियर लीटर मोल इनवर्स। एटमोस्फेयर लीटर, एक मिनट इसका ऐसे लिख देता हूँ, एटमोस्फेयर लीटर मोल इनवर्स। बिकॉज मोलैरिटी के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर। यस सर। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एटमोस्फेयर लीटर मोल इनवर्स। बस उस पर डिपेंड, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तुम यहाँ पे भी अगर देख लो तो KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। तो यस सर। KH यहाँ पे लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तुम्हें चलो पता ही है, यहाँ पे लिख लो, इफ द वैल्यू ऑफ KH, value of KH for a particular solution, is high, then the solubility of gas in liquid in that solution will be less. तो अगर मान लो KH की वैल्यू किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगी तो दैट मींस उसके लिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो KH की वैल्यू अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम, और अगर KH की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा। ये भी चीज याद रखना। तो यस टेम्परेचर सर। के साथ तो तुम्हें पता ही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, क्लियर है भाई। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट कोई भी, नो सर। लिख लो, यहाँ तक लिख लो, लिखो यहाँ तक। चलो बड़े आगे कर लिया सबने। यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आवाज आ रही है मेरी, यस सर। Yes, sir. आवाज आ रही है। ओके ओके, इंटरनेट का इश्यू हो गया था, थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत हो गई। अच्छा, अब अगर तुम देखो अ, हमारे पास इक्वेशन है पी गैस इक्वल्स टू के एच इंटू, या इंटू इंटू मत डालो, डॉट डाल दो यहाँ पे, डॉट एक्स गैस। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ,
तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन ऐसी नहीं है y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी। Yes, sir. यस सर। c इस केस में क्या है, 0 है, बस c इस केस में क्या है, 0 है। तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। Straight line. तो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर मैं P गैस और X गैस में ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0. ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इसकी स्लोप अगर देखूं तो वो किसके इक्वल आएगी, स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के। और किसके इक्वल आ जाएगी, KH के। यहाँ पे अगर तुम स्लोप देखोगे तो किसके इक्वल आएगी, KH के। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, KH। ठीक है, क्लियर है ये ग्राफ भी आई थिंक। ओके चलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखो भाई, KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो बेसिकली जो हमारा KH है वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सोल्यूट का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, और टेम्परेचर पे तो करता ही है। तो मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है, अगर मैं बात करूं अपने सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, हमारी Yes, KH की sir. वैल्यू की। और KH ऑब्वियसली KH की वैल्यू पे ही डिपेंड करती है हमारी आगे सॉल्युबिलिटी। तो KH सोल्यूट के हिसाब से भी चेंज होता है, सॉल्वेंट के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, दोनों पे डिपेंड करता है हमारा। अब इसमें अगर तुमसे कोई पूछे थोड़ा बहुत कि कई बार थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए बोल देते हैं कि बताओ इन गैसेस में वाटर में सॉल्युबिलिटी किन गैसेस की ज्यादा होगी। तो मान लो ऐसे तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया कि हीलियम है, नियोन है, CO2 है, और जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस है। तो ये सब गैसेस हैं, और मान लो इनमें कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया कि बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा हो। ठीक है, वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो भाई मोटा मोटा अगर थोड़ा सा मैं इसमें बताने की कोशिश करूं तो बेसिकली गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी तुम्हारी कि इनकी कितनी बढ़िया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन पाती है वाटर के साथ। मतलब वाटर के साथ ये नाइट्रोजन कितनी बढ़िया इंटरेक्शन कर सकता है, वाटर के साथ ये तुम्हारा हीलियम कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कितनी बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर CO2 कैसे कर सकता है, या नियोन कैसे कर सकता है। तो इन चीज पे डिपेंड करेगी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, वाटर के साथ ये बेसिकली अगर कोई गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, मान लो वाटर के साथ कोई गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, वैसे ऐसी गैस बहुत कम मिलेगी देखने को। तो अगर कोई गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पता नहीं तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है या कितना पता है तुम्हें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होती है, अगर मैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस से कंपेयर करूं, देखो सबसे वीक क्या होती है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Yes, sir. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्सेस है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वॉन्डरवॉल, इतना भी समझ लो, ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। अगर तो कोई गैस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, तो उस केस में तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं जब हमने टेम्परेचर सेम रखा है, पार्शियल प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तब ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तब पूछेगा कि किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू हमें उसके नेचर के बारे में सोच के बताना। तो जिसकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो तो सबसे होगा स्ट्रॉन्ग। बाकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते, ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लो एमोनिया गैस ले लूं मैं, NH3 एमोनिया गैस ले लूं, तो एमोनिया गैस हाइड्रोजन के साथ कर सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, H2O के साथ, सॉरी H2O के साथ क्या कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हो, इसकी सोलिबिलिटी बहुत बढ़िया होगी वाटर में। ठीक है, बट अगर इन गैसेस में हम कंपैरिजन कर रहा हूं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकती, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म कर सकता है कौन नहीं, वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे हम।
बट अगर अगर ये देखो, ये चारों गैसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकती वाटर के साथ, तो इस केस में फिर इस केस में कैसे देखेंगे? अच्छा हाँ, इसमें CO2 कर लेगी, इसमें CO2 कर लेगी, क्योंकि OH है ना, और CO2 कैसा है बेसिकली, C डबल बॉन्ड हो, तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्शन, ओ सॉरी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, मतलब ये कर, तुम बोल सकते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, ठीक है, ये वाला, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कुछ हद तक, ठीक है। पर चलो मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, हमें ऐसे चेक करना है, तो फिर हम चेक करते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग, कि जिसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसमें बेसिकली सोलबिलिटी ज्यादा होगी। और तुम्हें अगर थोड़ा बहुत याद हो, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ डिपेंड करती हैं मोलर मास के ऊपर, वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिपेंड करती है मोलर मास के ऊपर। तो मोलर मास जो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या करती हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ जो Yes, sir. होती है, बस यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ। तो हम क्या करेंगे, इनमें मोलर मास का कंपैरिजन कर लेंगे, जिसमें मोलर मास ज्यादा होगा बेसिकली उसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी, और उसी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सो अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर देखूं यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो देखोगे CO2 का मोलर मास सबसे ज्यादा है, और वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रही है, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। देन आएगी बारी नाइट्रोजन गैस की, देन नियोन की, देन लास्ट में क्या आ जाएगा, हीलियम। तो हीलियम गैस का मोलर मास बहुत कम होता है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, बाकी तुम जब इनऑर्गेनिक में वंडरवॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये पार्ट तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि तुम्हें चेक कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस तुम चेक कर सकते हो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? बताओ, कोई डाउट यहाँ तक Yes. किसी को? No, sir. चलो इसको लिख लो यहाँ तक, फिर जल्दी से लिख लो। हो गया, चलो। अच्छा, अब इसमें ना एक एप्लीकेशन है विच इज इम्पोर्टेंट, हेनरीज लॉ की एक एप्लीकेशन है, वो हमें डिस्कस करनी है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब वो एप्लीकेशन क्या है, देखो, बेसिकली जो डाइवर्स होते हैं ना, डाइवर्स जो डाइविंग करते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, जो स्कूबा डाइविंग टाइप, ठीक है, Yes, sir. तो उनका जो, वो जो सिलेंडर कैरी करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जो बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए वो सिलेंडर कैरी करते हैं, अब क्या होगा ना, मान लो उसमें मैंने एयर भर रखी है, तो सिलेंडर पे मैंने एयर भर रखी है, और एयर में जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, और वो बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए इस सिलेंडर को लेके गया डाइवर, तो मान लो यहाँ पे ये लैंड है हमारे पास, ये नीचे सी है, ऊपर यहाँ पे एयर है, ठीक है, ये लैंड है यहाँ, ठीक है, ये लैंड है, नीचे सी ऊपर एयर, इसको ज्यादा ही गंदा बना दिया, सिंपल ऐसे ही मान लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक डाइवर था इस तरह से, ठीक है, ये डाइवर था, इसने सिलेंडर पहना, ये चला गया डीप सी, बहुत डीप सी चला गया। अब जब इसने डीप सी डाइविंग की, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, जैसे ही वो डीप सी जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच गया डाइवर, तो होगा क्या,
यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाटर है यहाँ पे सी का, इसका प्रेशर एडअप हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे जितना वो डेप्थ पे जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा उसके ऊपर जितना भी लग रहा है, क्योंकि वाटर का प्रेशर ऐड हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो ये प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की इन लिक्विड। अब देखो होता क्या है इस वजह से, दिक्कत क्या होती है वो देखो। जब हम एयर को इनहेल करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे नॉर्मली लैंड पे जब हम होते हैं एयर को इनहेल करते हैं, तो हमारे बेसिकली लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता, तो नाइट्रोजन दोबारा हमारे जो लंग्स है वो वापिस भेज देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, वो बाहर चली जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कोई डाइवर है, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में आ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ पे चला गया, तो ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है गैस की, तो ये नाइट्रोजन गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी इस हाई प्रेशर पे, जिस वजह से होगा क्या, जब वो सिलेंडर के साथ इनहेल करेगा जब एयर को, तो अब इस केस में दिक्कत क्या होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉलिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी उसके ब्लड मतलब उसके सेल्स के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स में सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की, ऑक्सीजन की भी सॉलिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन की भी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी बढ़ने से तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी बढ़ने से तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ उससे भी एक दिक्कत होती है, वो हम बाद में बात करते हैं, बट नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बढ़ने से एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, एक डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं बेंड डिजीज, मतलब नाइट्रोजन के बबल्स अगर हमारी ब्लड वेसल में ऐड हो जाएं तो एक तरीके से एक डिजीज हो जाता है बेंड डिजीज, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल, हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जब हमारे नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हमारी ब्लड वेसल के अंदर चले जाएं तो इट कॉज डिस्टर्बेंस, इस वजह से एक डिजीज हो जाता है बेंड नाम का डिजीज, ठीक है। मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन के बबल्स आ जाएंगे, ठीक है, N2 के बबल्स आ जाएंगे, मतलब जिस वजह से क्या हो जाता है, इट कॉजेज बेंड डिजीज। बट एक चलो एक चीज के लिए मान भी लिया कि ऑब्वियसली उसकी चलो नाइट्रोजन को हम निकाल देंगे और सिर्फ ऑक्सीजन भर देंगे, बट ऑक्सीजन भरने से भी एक दिक्कत होती है, जब ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाए, उससे दिक्कत क्या होती है ना, उससे हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, बहुत ज्यादा काम मतलब बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाता है हमारा माइंड, जब भी हमारी ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। कहीं भी अगर तुमने देखा हो जहाँ पे तुम्हें फ्रेश ऑक्सीजन मिले, पोल्यूशन बहुत कम हो, तो नेचुरली तुम वहां पे अगर ब्रीथ करोगे तो माइंड को बहुत कामनेस मिलती है, तो माइंड बहुत ज्यादा काम हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत क्या होगी, अगर डाइवर बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया, उसका माइंड बहुत ही ज्यादा काम कंपोज हो गया, मतलब वो ऐसा हो जाएगा, उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि दुनियादारी इसमें कुछ नहीं रखा, पूरा ऐसा हो जाता है बंदा कि जैसे वो होता है ना, मुक्ति मिल जाती है, जैसे बंदे को भी बस हो गया, मतलब मेरी जिंदगी में जो था यही था, बस मैंने सब कुछ पा लिया, ये हो जाएगा उसका माइंड, ऐसा हो जाएगा, तो वो नीचे जाके उसका एक हिसाब से पागल हो जाएगा, ऐसे मान लो कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ने से ना उसका दिमाग पागल टाइप ही हो जाएगा, ये मान लो दिमाग सही से काम नहीं करेगा, तो बेसिकली वो जो भी एक्टिविटी करनी है नीचे जाके वो सही से कर नहीं पाएगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम कॉज होती है। तो मतलब नाइट्रोजन के कारण तो बैंड डिजीज हो जाता है, मान लो अकेली ऑक्सीजन रखी तो उसके कारण ये दिक्कत आने लग जाती है। तो बेसिकली फिर करते क्या है हम, फिर हम एक्चुअल में जो सिलेंडर कैरी करते हैं उसमें बेसिकली हम ऑक्सीजन और हीलियम रखते हैं और थोड़ी सी नाइट्रोजन भी रख देते हैं, थोड़ी सी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हीलियम का कंटेंट काफी ज्यादा रखते हैं, ऑक्सीजन का जितना रिक्वायर्ड होता है उतना रखते हैं, बाकी हीलियम का रख देते हैं और फिर नाइट्रोजन का रख देते हैं, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का रख देते हैं, उतना रखते हैं जितने में दिक्कत ना हो। अब हीलियम रखने से क्या हुआ, अब हीलियम देखो, हीलियम रखने से बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की भी कम हो गई, नाइट्रोजन की भी बहुत कम हो गई, तो अब हीलियम की सॉल्युबिलिटी तो होती नहीं है,
हमने देखा ना हीलियम की सॉल्युबिलिटी, हीलियम का मोलर मास बहुत कम होता है, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो इतने ज्यादा हाई प्रेशर में हीलियम तो सॉल्युबल होगा नहीं, ना के बराबर होगा, बट ऑक्सीजन हो जाएगी, ये अपना काम कर देगी, ये तो वैसे हमने नेग्लिजिबल अमाउंट में रखी है, ये ज्यादा कोई दिक्कत करेगी नहीं। बेसिकली हम हीलियम ऐड करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं, ये एक बेसिकली हेनरीज लॉ की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं solubility of nitrogen is high at high pressure at high pressure. Solubility of helium is almost zero, almost zero होती है at high pressure. तो हीलियम तो सॉल्युबल हो नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बहुत, इन डाइवर्स respiratory in diverse respiratory cylinder, oxygen plus nitrogen plus helium are used to avoid painful situation, that is bend disease, due to formation of bubbles of nitrogen in blood vessels, अब बोलो क्लियर है, कोई डाउट इसमें एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में? नो सर। Yes, sir. नो सर। वेरी वेरी गुड, चलो ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिखो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, इसको लिखो, मैं 1 मिनट में जस्ट। ठीक है भाई, लिख लिया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। क्वेश्चन इज, इन एयर mole fraction of nitrogen is 0.8 if air at 5 atm pressure is collected at surface of water,
then moles of nitrogen dissolved in 10 moles of water. KH की वैल्यू तुम्हें गिवन है 4 नाइट्रोजन इन वाटर 10 is for 580. मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मान लो एक बीकर है, उसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर है। अब एयर तो होती है ऊपर, अब नॉर्मली 1 एटीएम प्रेशर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर मान लो प्रेशर 5 एटीएम कर दे हम, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अगर वो 5 एटीएम हो, तो ये जो एयर है, अब इस एयर में नाइट्रोजन तो होगी, इस अगर ऊपर से 5 एटीएम प्रेशर कर दे तो एयर के कितने मोल्स यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो हम करेंगे क्या, बेसिकली हेनरीज लॉ को यूज करेंगे। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू KH KH into X. into मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे KH की वैल्यू तो पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करो कि देखो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 580. 5 580। तो करना क्या है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए इतने हाई प्रेशर पे भी वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होगी वाटर में, इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, मतलब 10 मोल्स में नेग्लिजिबल मोल्स ही डिसॉल्व हो पाएंगे नाइट्रोजन के। तो तुम क्या करो, यहाँ पे नीचे तुम वाटर के कंपैरिजन में इसको निग्लेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में ये तुम्हें दे भी देगा वो, अगर ऐसा होगा ना तो वो तुम्हें कह देगा कि तुम वाटर के कंपैरिजन में इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतने प्रेशर में भी ये ज्यादा डिसॉल्व तो हो नहीं पाएगा 10 मोल में, तो इसके 10 के कंपैरिजन में तुम ये टर्म छोटी होगी तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर Yes, sir. निकाल दो अपन सर। सर कितना आ जाए, हाँ बोलो। सर ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है सर क्वेश्चन में, सर ये पुराना वाला है। क्या क्या, सर जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है इनपुट का 0.8, तो वो सर वो पुराना वाला है। वो पुराना वाला है, मतलब वो एयर में मोल फ्रैक्शन है 0.8, पुराना वाला क्या मतलब, नया वाला चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो एयर में है ना, दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन एयर। एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और भी बहुत कुछ होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसमें इसकी मोल फ्रैक्शन दे रखी है एयर में, इन एयर देखो ना ध्यान से, इन एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यही सोचना था थोड़ा सा। देखो एयर में इसकी मोल फ्रैक्शन दे रखी है नाइट्रोजन की, दिस इज, तो एयर में अगर इसकी मोल फ्रैक्शन तुम्हें दे रखी है तो तुम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो। अच्छा ये भी तुम्हें चीज पता नहीं होगी, क्या होता है टोटल प्रेशर इनटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यस सर। ये भी हम गैसियस स्टेट वाले ये भी हम गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर मान लो तो गैसियस मिक्सचर है, उसमें तुम्हें किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर इनटू उसकी अगर मोल फ्रैक्शन कर दें। अब ये एयर क्या है, इट इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो इसमें इसकी मेरे को मोल फ्रैक्शन पता थी, तो अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये डॉल्टन लॉ से हम करते हैं, डॉल्टन लॉ होता है ना जो, तो क्या करना होता है, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ जिसका भी हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो टोटल प्रेशर तुम्हें क्या है, बेसिकली एयर की बात हो रही थी, तो 5 ATM। टोटल प्रेशर कितना होता है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास 5 ATM गिवन था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.8, तो कितना आ जाता 4 ATM। यहाँ पे हमने गलत ले लिया, ये 4 ATM आना था, ठीक है, ये 4 ATM आना, समझ में आई बात। ये जल्दबाजी में गलती कर दी, 4 आना था, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर तो भी निकालना है ना, तो वो इस तरह से निकालते हैं डॉल्टन लॉ। क्या हो सके तो थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करना गैसियस स्टेट, बाकी चलो जब हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो खुद से थोड़ी थोड़ी डॉल्टन लॉ हो गया जैसे, ठीक है, थोड़ा बहुत बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो गया, ये थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो बाकी कोई नहीं, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। किसी का भी अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना हो किसी गैसियस मिक्सचर में, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो उसकी मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से बेसिकली पार्शियल प्रेशर आना था, दैट इज 4। तो अब क्या देख दो, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 10 इक्वल्स टू 10⁵ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है नाइट्रोजन के, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, दैट इज लिक्विड में कितनी डिसॉल्व हुई है, ये लिक्विड में इसकी मोल फ्रैक्शन है, और ये लिक्विड में उसके मोल्स हैं, ये बेसिकली एयर में थे, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। यस सर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएंगे ऑब्वियसली। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इस वाले क्वेश्चन में। नो सर। कोई डाउट नहीं। नो डाउट्स, चलो। सर इसमें ये आपने जो ये जहाँ आपने नेग्लेक्ट किया है सर, ये मोल्स ऑफ N2 को नीचे H2O के साथ, हाँ हाँ, तो सर आपने नीचे की तरफ 10 रखा होगा सर NH2O में। आवाज क्या क्या, आवाज कट गई थी तुम्हारी, फिर से बोलना। सर ये आपने ये लिख रखा है ना सर, 4 = 10⁵ into N2 नेग्लेक्टिंग प्लस NH2O, सर ये लिखा हुआ है अपने स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तो सर इसमें मोल्स ऑफ H2O तो सर नीचे की साइड आ रहे हैं, तो सर मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया सर। हेलो, हेलो। अच्छा ये टर्म जब निग्लेक्ट हो जाएगी तो हाँ खत्म, सर ये खत्म ही होगी ना। हाँ कंफ्यूजन हो गया था सर, कुछ नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अच्छा अब शीट डिस्कस कर लें, होमवर्क किया, यस सर। क्या दिया था होमवर्क, सर वो एक्सेस टू हो ऑफलाइन, गई थी पूरी तरह से डिस्कस। सर वो ऑफलाइन, हाँ वो हो गई थी सर, ऑफलाइन वाले आपने दिए थे 22 ठीक है 23 ठीक है, क्वेश्चंस। चलो वो पूछ लो एक बार। ठीक है, ऑफलाइन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, कोई डाउट। हम 9 बता दीजिए। 9 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। इसमें से कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बता रही है, मतलब कहने का मतलब है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये 10th में पढ़ा हो शायद तुमने, ठीक है। जो Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे तुम फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखो तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है,
तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो HI प्लस H2SO4 गिविंग राइज टू I2 प्लस SO2, तो यहाँ पे +6 से ये गया +4 में, तो खुद रिड्यूस सर- हुआ और इसने HI को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, -1 से सर 0 में भेज। सर लेकिन ये तो पूरे H2SO4 के पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ ये तो देखो देखो, जब हम बोलते हैं ना, अब इसमें पूरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की भी चेंज हो सकती है, दो की भी चेंज हो सकती है, बट जब हम बोलेंगे कि ये अब ये बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि इसकी रिडक्शन हुई, तो एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि पूरे कंपाउंड की रिडक्शन हुई। अगर किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट की रिडक्शन हुई तो ये बोला जा सकता है कि पूरे एलिमेंट की पूरे ओके कंपाउंड की सर, रिडक्शन हुई। तो ये ओके पूरा सर, कंपाउंड ही है, ये पूरा कंपाउंड ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक यस है, सर। ओके, और बोलो 11 to 20। सर 15। 15 में है, ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ चला गया, कहाँ गया, सॉरी एक मिनट 15 बोला ना, हाँ 15 में हमें मोलैलिटी यही था ना, 15 अपना मोलैलिटी सर ऑफ द यूरिया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूरिया। यस सर, यस। सर हाँ, इसमें मेरा तो आंसर मोलैलिटी ऑफ 5.5 यूरिया सॉल्यूशन, इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। हम्म, इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है मेरा सर, एक बार बता दीजिए। कुछ गलती कर कुछ गलती कर रहे होगे। तो मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.0110 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू एड, अच्छा, तो बेसिकली 0.110 ग्राम, इतना ग्राम यूरिया है, उसको डिसॉल्व कर दिया हमने 0.3000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को चेंज करने में ही दिक्कत हुई होगी, अगर तुम्हें हुई होगी तो डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को चेंज करो। अब ये बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, डेसीमीटर यस क्यूब, सर। और यस सर, मोलैलिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी के लिए तुम्हें चाहिए होता है मास ऑफ वाटर। यस यस सर, सर। अब जब तुम्हें डेंसिटी गिवन नहीं है, अब जब तुम्हें डेंसिटी गिवन नहीं है तो डेंसिटी मान लो 1, कभी भी डेंसिटी गिवन ना हो तो 1 मान लो। ओके सर, अब डेसीमीटर का रिलेशन मीटर के साथ क्या होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है 10 ना। मीटर, यस सर। सर 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 1/10, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। 1/10 होता है। यस सर। सर यस सर, डेसीमीटर छोटा हो जाएगा। अच्छा डेसीमीटर सॉरी छोटा सॉरी, होता है। हाँ 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है ठीक है, यस। अच्छा ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 100 इक्वल टू 10 डेसीमीटर, सो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 10, तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो गया। यस तो सर। यहाँ पे क्या करो, 0.3000 डेसीमीटर की जगह पे रख दो 1/10 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको जब कर दोगे तो ये अपॉन में आ जाएंगे 3 जीरो, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सर ये 1/10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर क्या होगा। क्या, सर सर 10 हो जाएगा। 1/10 सेंटीमीटर थोड़ी होगा वहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी सॉरी। तो 1/10 मीटर भी करके भी ले सकते हैं ना। हाँ 10 सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ, वो मैं 10 सेंटीमीटर में क्यों कर रहा हूँ, मीटर में भी कर सकते हो, 100 ग्राम में चेंज हो मैं जाएगा सेंटीमीटर क्यों, जब। हाँ वो सीधा ग्राम में चेंज हो जाएगा यस ना, सर, ये है बस। इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब देख लेना, और यही सीधा ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ग्राम, हाँ, यस। क्योंकि हम डेंसिटी 1 लेंगे, क्योंकि डेंसिटी 1 लेंगे। तो अब तुम्हें सॉल्वेंट का वेट पता चल गया, ये पता है, अब निकाल देना मोलैलिटी, ठीक है। ओके।
सर हाँ बोलो। सर उसमें दिया है कि ये एसटीपी पे है, तो सर इसमें मोल्स निकाल सकते हैं अपन? एसटीपी में दिया है तो मोल्स निकाल सकते हो। 0.3 लीटर हो जाएगा ये, सर उससे मास निकाल लेंगे। सही सेम आंसर आ जाएगा क्या? हाँ सर, आ तो ही रहा है। ठीक है फिर वैसे भी कर सकते हो। अच्छा वहाँ पे यहाँ पे हिंट दे रखा था एक तरीके से एट एसटीपी, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया ना हमें कि ये गैशियस फॉर्म में है। गैशियस फॉर्म में नहीं बताया इन्होंने। ठीक है चलो ऐसे भी कर सकते हो, एट एसटीपी बताया था तो बेसिकली वहां से मोल्स निकाल लो, मोल्स निकालने के बाद इनटू मोलर मास कर दोगे तो वहां से भी मास निकल आएगा। ठीक है वैसे भी कर सकते हो। ठीक है Yes, सर। मतलब बेसिकली ये, हाँ वैसे कर लेना तो वैसे कर लेना। हाँ और बोलो। 21। 21। 21 में बोला था molecular weight of a commercial resin using for exchanging ion water softening is this. What should be the maximum uptake of calcium chloride by the resin expressed in 1 mole per gram resin? ये यार ये बेसिकली ये अभी हमने किया नहीं, ये इस चैप्टर का नहीं है मतलब। ये हम उसमें पढ़ेंगे जिसमें नॉर्मेलिटी वाला पढ़ेंगे ना, उसी में आता है ये ओके ओके कटायन सर, एक्सचेंजर अनायन छोड़ दें एक्सचेंजर मेरे से। उस। हाँ इसको छोड़ दो अभी। ओके सर। हाँ और सर बोलो। फिर 23। 23 the सर इसमें most मेरा abundant 15 elements आ by रहा है। mass in the body of health. The most abundant elements by mass in the body of healthy this. The weight which is 75 kg person would gain if all hydrogen atoms are replaced by डिटर्जेंट। 2 hydrogen atoms. अच्छा तो पहले तो 75 kg के हिसाब से तुम ये निकाल लो कि एक्चुअल में हाइड्रोजन का कंटेंट कितना है। ये सर आ गया सर 7.5 kg है। सर 7.5 kg हुआ। सॉरी 77.5 kg है, उसके हिसाब से निकाल लो। फिर जितना भी हाइड्रोजन आए उसको डबल कर देना सर लेकिन इसमें 7.5 ही और फिर आंसर है, मेरा उसको 15 आ रहा है। अब वो तुम गलती कर रहे होगे मे भी कोई कैलकुलेशन में मैं तो तुमने ये ना अच्छा तुमने ये गलती की होगी। देखो तुमने ये गलती की होगी कि जैसे मान लो ये जितना भी हाइड्रोजन का कंटेंट आया, यस ठीक है, सर। उसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया होगा, बट यस सर। ऑलरेडी जो हाइड्रोजन का है उसको माइनस भी तो करोगे। यस वो गलती की होगी ना, सर क्या समझ में नहीं आया सर, क्योंकि बताइए। उसकी प्लेस में हमने देखो स्टार्ट मान लो ऑक्सीजन जो स्टार्टिंग में था कि ऑक्सीजन यस है सर। नाइट्रोजन है उसमें हाइड्रोजन है, अब इसमें 1H1 वाली यूज हो रही है। अब इसको ठीक है। रिप्लेस करके हम क्या लेके आए, 2h। 2H1 लेके आए ना। यस सर। तो बेसिक हाँ तो बेसिकली इसको जब तुम डबल करोगे मतलब एक तरीके से जितना इसका वो है ना, जितना इसका वेट यस है सर। उतना ही ऐड करना तुमने आई थिंक उसका डबल करके ऐड कर दिया होगा। यस सर। यस सर। ये अच्छा गलती सर, हुई होगी। डबल नहीं होगा सर, उसी का सेम ऐड कर देंगे। डबल थोड़ी होगा क्योंकि ऑलरेडी हाँ 1 तो था ही ना, उतना ही सेम ऐड कर देना। अच्छा ओके सर, ठीक। और बोलो। सर बस यहीं तक थे सर, 24 तक। चलो ऑनलाइन वाले कितने कर लोगे, एक मिनट रुको। 23 ऑनलाइन है। वाले सारे ठीक है 23 है, हो जाएंगे है ना। यस सर। ऑनलाइन जे में फिर हमारे जे जे एडवांस वाले बचेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे। ओके ठीक सर। है यस सर। चलो ऑनलाइन जे में नेक्स्ट हम लोग ओके। ओके चलो सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, गुड इवनिंग तब सर। तक के लिए बाय बाय। गुड